गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे सरफेस टेंशन के, जो कि मेनली देखिए नेवी और एयरफोर्स के एग्जाम्स में हमसे पूछे जाएंगे। इस टाइप के जो आपके एग्ज़ाम हैं, इन एग्ज़ाम्स के अंदर आपने कोई बहुत लंबे चौड़े क्वेश्चंस को करके नहीं चलना। आपने सिर्फ सिंपल सा आसान से क्वेश्चंस जिनका वन वर्ड में आंसर हो, जो कि बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हो, इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए, 20-25 क्वेश्चंस हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इंक्रीज विद टेम्परेचर, डिक्रीज विद टेम्परेचर, इंक्रीज विद एरिया या फिर डिक्रीज विद एरिया। यानी कि अगर बात करें सरफेस टेंशन किसी लिक्विड का, तो वो टेम्परेचर के साथ क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका। तो ये बात हमने आपको बताई थी कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की, वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से उनके अट्रैक्शन फोर्सेस रिड्यूस हो जाएंगे। तो अट्रैक्शन फोर्सेज रिड्यूस होगी, इसका मतलब काइनेटिक जो सरफेस टेंशन हमारी, वो सरफेस टेंशन भी रिड्यूस होगी। यानी अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो सरफेस टेंशन है वो हमारी वो डिक्रीज हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द रीजन बिहाइंड सरफेस टेंशन इज। सरफेस टेंशन के पीछे क्या रीज़न है। तो कोहेसिव फोर्सेस, एडहेसिव फोर्सेस, फ्रिक्शनल फोर्सेस या शेप ऑफ लिक्विड। तो भैया कोहेसिव फोर्सेस जो है वो रीज़न है सरफेस टेंशन के पीछे। अब कोहेसिव फोर्सेस क्या होते हैं, ऐसे फोर्सेस जो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं, उन्हें कोहेसिव फोर्सेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस लगेंगे उनको कोहेसिव फोर्सेस बोलेंगे। अब एडहेसिव फोर्सेस क्या फोर्सेस है, ऐसे फोर्सेस जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में लगेंगे, जैसे कि वाटर के और जिस बर्तन में आपने पानी को डाल रखा है उस बर्तन के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा उसे एडहेसिव फोर्सेस बोलेंगे। तो जो सरफेस टेंशन है ये हमारे पास कोहेसिव फोर्सेस की वजह से होता है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि कोहेसिव फोर्सेस जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं नेचर के अंदर, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। थर्ड क्वेश्चन पे आइए, व्हाट आर डायमेंशंस ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की विमाएँ क्या है। तो सरफेस टेंशन के डायमेंशन की बात करें तो देखिए सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है फोर्स अपॉन में लेंथ। ठीक है, फोर्स की डायमेंशन है MLT-2 अपॉन लेंथ की डायमेंशन हो गई L, L से L कैंसिल, तो सरफेस टेंशन की डायमेंशन क्या बची MT-2। यानी कि जो बी ऑप्शन हमारे पास है ML0T-2, ये हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फोर्थ क्वेश्चन पे, व्हाट इज SI यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का SI यूनिट क्या है। तो देखिए सरफेस टेंशन की दो SI यूनिट है। एक तो अभी हमने सिंपल से लिखा था कि जो सरफेस टेंशन है वो फोर्स अपॉन में लेंथ के इक्वल है, यानी कि न्यूटन पर मीटर। दूसरा इसका SI यूनिट क्या है, देखिए अगर इसी को आप मीटर से मल्टीप्लाई करें और मीटर से डिवाइड, तो ये हमारे पास आ गया फोर्स इंटू वे डिस्टेंस, जिसको वर्क डन बोलते हैं, और इसको जूल लिख देते हैं। तो जूल अपॉन मीटर की मीटर से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में ये हो गया मीटर स्क्वायर। जूल पर मीटर स्क्वायर एक यूनिट होगी और न्यूटन पर मीटर दूसरी यूनिट। तो हमारा जो सी ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन हो गया, यानी कि A एंड B बोथ। फिफ्थ क्वेश्चन पे आइए, द शेप ऑफ रेन ड्रॉप इज स्फेरिकल बिकॉज। बारिश की बूंद का आकार स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है, क्या रीज़न है इसके पीछे। भैया इसके पीछे का रीज़न है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या है, सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल और ए लिक्विड टू मिनिमाइज इट्स सरफेस, कि भैया वो अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करके रखना चाहता है, अपने सरफेस एनर्जी को मिनिमाइज करके रखना चाहता है। तो ऐसा करने के लिए जो सूटेबल शेप हमारे पास होती है वो स्फेरिकल होती है, क्योंकि स्फेरिकल एरिया की सरफेस एनर्जी सबसे कम है और इसका सरफेस एरिया भी सबसे कम है। ये बात समझ में आई। और सरफेस टेंशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी भी पार्टिकल की सरफेस एरिया और सरफेस एनर्जी को मिनिमम रखने की कोशिश करता है, और इसी वजह से जब रेन ड्रॉप आती है तो वो स्फेरिकल शेप में हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा, सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर प्योर वाटर एंड ग्लास। प्योर वाटर और ग्लास के लिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, और एक हमारे पास है सिंपल वाटर और ग्लास के लिए, ये हमारे पास है 8 डिग्री।
सिंपल वाटर यानी कि टैप वाटर भी बोल सकते हैं इसको। ये तो आपको बता दिए गए थे, आपने डायरेक्ट याद रखनी है। इसी के अंदर देखिए ये है 138 डिग्री, ये भी याद रखिएगा। 138 डिग्री का मतलब है, ये 138 डिग्री जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है ये हमारे पास मर्क्यूरी के लिए होता है। आई बात समझ में? आप नोट कर लीजिए, अगर आपसे कोई कहे कि मर्क्यूरी का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है तो वो आएगा 138 डिग्री। नेक्स्ट चलिए, इफ ए लिक्विड इज नॉट एबल टू वेट ए सरफेस देन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन देम इज। अगर कोई द्रव किसी ठोस के सरफेस को गीला नहीं कर पा रहा तो इसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना होगा। तो देखिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की जो कंडीशन है वो पढ़िए एक बार। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट या तो आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री हो सकता है, या एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लेस देन 90 डिग्री, या एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हो सकता है 90 डिग्री। आई बात समझ में? अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ग्रेटर देन 90 डिग्री है, 90 डिग्री से बड़ा है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, तो देखिए इसके लिए स्पेशल पढ़ा देते हैं। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो आपके पास क्या होगा, सबसे पहली बात तो कैपिलरी के अंदर आपका जो हाइट है वो डिक्रीज होगी। वाटर विल फॉल इन कैपिलरी, यानी कि अगर आप वाटर के अंदर कोई कैपिलरी ट्यूब डालेंगे तो इस ट्यूब के अंदर वाटर का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, पहली बात। दूसरी चीज, शेप जो आएगी वाटर की वो कन्वेक्स शेप का आएगा, ऊपर का जो सरफेस है वो कन्वेक्स शेप का आएगा। अब गीला करेगा कि नहीं करेगा, तो गीला नहीं करेगा। अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो विल नॉट वेट, विल नॉट वेट, ये चीज़ आप सभी नोट कर लीजिए। अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो वाटर का लेवल डिक्रीज होगा, शेप कन्वेक्स आएगी और वो गीला नहीं करेगा। इसका एग्जाम्पल है मर्क्यूरी, जिसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है 138 डिग्री। ठीक है। दूसरी क्या हो सकता है केसेस, अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री हो तो इसमें जो शेप आएगी वाटर की वो कनकेव शेप का आएगा, हाइट विल राइज, ठीक है, हाइट इंक्रीज हो जाएगी। अब की बार अगर आप कैपिलरी इंसर्ट करेंगे वाटर के अंदर तो वाटर में सॉरी जो कैपिलरी है, कैपिलरी के अंदर वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि इस लेवल से थोड़ा सा ऊपर लेवल आएगा उसमें वाटर का, और ये गीला कर पाएगा तो इट विल वेट। ये तीन कंडीशन है, ये तीनों नोट कर लीजिए। ठीक है। तो अब अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है तो उसको बोलते हैं ओबट्यूज एंगल। तो जो डी ऑप्शन था हमारा ये राइट ऑप्शन हो गया। अगर कोई द्रव किसी को गीला नहीं कर पा रहा इसका मतलब वो ओबट्यूज है उसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। 9th क्वेश्चन पे आइए, लिक्विड विल राइज इन कैपिलरी इफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज। अब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना हो कि लिक्विड राइज कर जाए कैपिलरी में, अभी बताया था। अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट है यानी थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो कनकेव शेप आएगी और वाटर लेवल इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं, तो ये हमारे पास हो गया एक्यूट। अब देखिए ये कैसे पता चले हाइट कितनी आएगी, तो कैपिलरी के अंदर हाइट का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2t कोस थीटा अपॉन आर रो जी। ठीक है ना, 2t कोस थीटा अपॉन आर रो जी, ये हमारे पास फॉर्मूला है कैपिलरी के अंदर हाइट फाइंड आउट करने का। यहाँ पर t टेंशन होता है, कोस थीटा ये हमारे पास होता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, आर रेडियस ऑफ कैपिलरी, रो जो लिक्विड है उस लिक्विड की डेंसिटी, और जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो 9.8 के इक्वल हम लेकर के चलते हैं। ठीक है। अब आइए 10th क्वेश्चन पे, एन ऑल पिन फ्लोट्स ऑन वाटर ड्यू टू। एक ऑल पिन है, आप उसको पानी पे डालिए वो फ्लोट करेगा ऊपर। क्या रीज़न है? सरफेस टेंशन है, क्योंकि सरफेस टेंशन पानी की जो सबसे ऊपर की जो परत है उसके अंदर देखिए उसको बिल्कुल सिकोड़ के रखता है, बिल्कुल उसके अंदर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्सेज होते हैं, कोहेसिव फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं और जो आलपिन है वो उसके ऊपर फ्लोट कर पाती है आसानी से। तो जो सी ऑप्शन है हमारे पास ये राइट ऑप्शन है। 11th क्वेश्चन पे आइए, हाइट ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी डिपेंड्स अपॉन। जो लिक्विड है उसकी हाइट कैपिलरी में किस चीज़ पे डिपेंड करती है? तो देखिए अभी जो फॉर्मूला बताया था, हाइट हमारे पास है 2t कोस थीटा आर रो जी, यानी कि रेडियस पे डिपेंड करेगी, डेंसिटी पे डिपेंड करेगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगी, टेंशन पे डिपेंड करेगी, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करेगी। अब ऑप्शंस देखिए, रेडियस, ठीक है भैया रेडियस पे डिपेंड करता है,
डेंसिटी पे भी डिपेंड, सरफेस टेंशन पे भी डिपेंड करता है। तो जो डी ऑप्शन है ऑल अबोव, ये आपने राइट ऑप्शन करना है कि भैया इन सभी पर डिपेंड करेगी। 12th क्वेश्चन पे आइए, द प्रेशर इनसाइड सोप बबल डिपेंड्स अपॉन, जो सोप बबल है उसके अंदर जो प्रेशर है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो जो सोप बबल के अंदर जो प्रेशर है देखिए एक्स्ट्रा प्रेशर वो होता है 4T अपॉन में R, ठीक है, 4T अपॉन R, यानी कि टेंशन पे भी डिपेंड करेगा और रेडियस पे भी डिपेंड करेगा। तो जो सी ऑप्शन हमारे पास है यानी सरफेस टेंशन ऑफ मिक्सचर एंड रेडियस ऑफ बबल दोनों पे डिपेंड करता है। तो सी ऑप्शन आपने करेक्ट करना है, ये चीज़ नोट कर लीजिए। सोप बबल के अंदर एक्स्ट्रा प्रेशर जो है वो 4T अपॉन R के इक्वल। 13th क्वेश्चन पे आइएगा, the cohesive forces between molecules of a liquid are more strong than adhesive forces between molecule of water and utensil, the shape of liquid will be। important क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ये ऐसे बोल रहे हैं कि वाटर और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं यानी कि कोहेसिव फोर्स जो है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में वो ज़्यादा है और एडहेसिव फोर्सेस थोड़े से वीक है। इसका मतलब वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्सेस ज़्यादा हैं, लेकिन वाटर और जो बर्तन है यूटेंसिल उसके बीच के जो फोर्सेस है वो कम है। तो अब आप ये बताइए शेप कैसी होगी। तो सबसे पहली बात तो अगर कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा हो और एडहेसिव फोर्सेस कम हो तो वो गीला नहीं कर पाएगा। सबसे पहली बात वो जो है बर्तन को गीला नहीं कर पाएगा पानी। दूसरी बात अगर गीला नहीं कर पाएगा तो शेप आपके पास कैसी आएगी, कन्वेक्स शेप आएगी। तो आपने जो है इसका सी ऑप्शन ये राइट ऑप्शन करके चलना है। 14th क्वेश्चन पे ये, द शेप ऑफ मर्कुरी इन कैपिलरी विल बी, मर्कुरी की क्या शेप होगी। देखिए मर्कुरी भी गीला नहीं कर सकता, इसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 138 डिग्री के लगभग है, तो इसकी शेप भी कन्वेक्स। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी वही कंसेप्ट बताया था कि भैया अगर कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा एडहेसिव फोर्सेस कम तो गीला नहीं कर पाएगा, इसका मतलब जो शेप आएगी वो कन्वेक्स आएगी। 15th पे आइए, द एक्स्ट्रा प्रेशर इनसाइड बबल ऑफ रेडियस R इज, एक्स्ट्रा प्रेशर कितना होता है। तो ये अभी बताया था 4T अपॉन R, जो एक्स्ट्रा प्रेशर है ये हमारे पास 4T अपॉन R के इक्वल है। 16th क्वेश्चन, इफ रेडियस ऑफ कैपिलरी इज डबल देन हाइट ऑफ वाटर विल, अगर आप कैपिलरी की रेडियस 2 गुना कर दे तो हाइट पे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए जो हाइट है कैपिलरी के अंदर वो 2T कोस थीटा अपॉन R रो जी के इक्वल है। अगर रेडियस आपने डबल कर दिया यानी कि यहाँ पे 2 कर दिया और ये कंप्लीट हमारे पास पहले की हाइट थी, तो जो हमारे पास हाइट है वो हाफ होगी। देखिए h/2 के इक्वल आ गई, यानी कि जो हाइट है वो हाफ हो जाएगी अगर आप रेडियस डबल कर दें। वैसे भी देखिए आप सोच के चलिए, एक ये हमारे पास एक ये कंटेनर है, दूसरा यहाँ पर एक कंटेनर है, इसमें एक इतने साइज का हमने कैपिलरी इंसर्ट करा, इसमें ज़्यादा साइज का कैपिलरी इंसर्ट करा। अब ज़्यादा साइज का कैपिलरी है इसमें जो हाइट आएगी वो कम आएगी और जो कम साइज का कैपिलरी था इसके अंदर हाइट ज़्यादा होगी, यानी इसके अंदर वाटर ज़्यादा लेवल तक रेज करेगा, इसमें कम लेवल तक रेज करेगा। क्यों, देखिए वाटर का वॉल्यूम तो सेम रहेगा, अमाउंट तो लगभग सेम रहेगा, तो कम हाइट कम जो रेडियस है उसके में सेम अमाउंट ऑफ वाटर जाने के लिए लेवल हाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको इस तरीके से आप समझ के चल सकते हैं। 17th क्वेश्चन पे आइए, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन मर्क्यूरी एंड ग्लास विल बी, अभी बताया था 138 डिग्री, मर्क्यूरी क्या और ग्लास का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 138 डिग्री, और 138 डिग्री जो है इसके अंदर भी एक बात ध्यान रखिएगा, मर्क्यूरी गीला नहीं कर सकता, मर्क्यूरी की शेप कन्वेक्स शेप होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एट विच टेम्परेचर सरफेस टेंशन ऑफ वाटर विल बी जीरो। तो इसका राइट ऑप्शन है 643 केल्विन। 643 केल्विन पे वाटर का सरफेस टेंशन जीरो हो जाएगा। अभी चलिएगा कुछ एक और क्वेश्चन है, यदि देखिए हिंदी में क्वेश्चन है तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। यदि भिन्न भिन्न त्रिज्याओं के साबुन के 2 बुलबुले एक दूसरे के संपर्क में हो, यानी कि 2 हमारे पास सोप बबल हैं और इनका रेडियस अलग अलग है और ये एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, देखिए इस तरीके से कांटेक्ट में है,
तो आपसे पूछा गया है वायु बुलबुले, वायु जो है एयर जो है वो बड़े बुलबुले से छोटे बुलबुले में बहेगी जब तक कि दोनों का आकार समान ना हो जाए। ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखिए, वायु का प्रवाह नहीं होगा तथा बुलबुलों का आकार अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि सेम रहेगी उनकी शेप। सी ऑप्शन, वायु छोटे बुलबुले से बड़े की ओर बहेगी तथा बड़ा बुलबुला और बढ़ेगा और छोटा बुलबुला और घटेगा, या इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब है, देखिए ये हमारे पास ये शेप थी, तो ये पूछ रहे एक तो केस है कि इस बड़े बबल में से छोटे बबल की तरफ एयर जाएगी और फिर दोनों का साइज सेम हो जाएगा। ठीक है, और साइज सेम होने पे ये अलग अलग हो जाएंगे। दूसरा केस क्या कह रहा है, एक ये देखिए छोटे बुलबुले से बड़े बुलबुले की तरफ जो हवा जाएगी और बस पूरा सिर्फ एक बड़ा बुलबुला बचेगा, छोटा वाला खत्म हो जाएगा। ये दो ऑप्शन है। देखिए ए ऑप्शन है ये पहले वाला, और जो सी ऑप्शन है ये दूसरा जो बनाया है ये। तो इसमें से देखिएगा जो वायु है वो छोटे बुलबुले से बड़े बुलबुले की तरफ बढ़ेगी, और ये बड़ा वाला है ये इंक्रीज होता जाएगा, छोटा वाला डिक्रीज होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब छोटा का जो बुलबुला है वो कंप्लीट बड़े वाले के अंदर मर्ज हो जाएगा, और इस तरह की कंडीशन आएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। लालटेन में मिट्टी का मिट्टी का तेल बत्ती में चढ़ता है, यानी कि जो लालटेन आता है उसमें देखिएगा आपके पास जो वो बत्ती होती है उसकी जिसमें आग लगाई जाती है, उसमें ऑटोमेटिक जो ऑयल है कैरोसिन ऑयल वो ऊपर की तरफ आता रहता है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो बत्ती के अंदर तेल के विसरण के कारण, वायु में उत्प्लावन बल के कारण यानी कि बायोलेंस फोर्स के कारण, पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन की वजह से, या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन की वजह से जो वायु उसके अंदर है वो ऊपर की तरफ चढ़ता है। इसका और अगर आपने बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो उसमें होता है कैपिलरी राइज, कैपिलरीज होती हैं जो हमारे पास जो बत्ती होती है उसकी लालटेन की, उसके अंदर बारीक बारीक से बिल्कुल धागे होते हैं जो कि बिल्कुल एक कैपिलरी की तरह रिएक्ट करते हैं, और जिस तरीके से कैपिलरी में वाटर लेवल राइज हो जाता है उसी तरीके से इस बत्ती के अंदर जो है जो वाटर है सॉरी जो ऑयल है हमारे पास कैरोसिन ऑयल वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्रांतिक तापमान क्रिटिकल टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड का जो पृष्ठ तनाव है सरफेस टेंशन है वो कितना होता है। एट क्रिटिकल टेम्परेचर, ध्यान रखिएगा क्रिटिकल टेम्परेचर पे हमारे पास किसी भी लिक्विड का सरफेस टेंशन जीरो होगा। क्रिटिकल टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड का सरफेस टेंशन जीरो होगा, और वाटर का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 643 केल्विन है। ये दोनों बातें याद रखिए, क्रिटिकल टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का सरफेस टेंशन जीरो और वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना 643 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पारे की दो एक सी बूंदें बड़ी बूंद बनाती हैं तो उसका तापमान पे क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ पर देखिए दो तरीके के केस होते हैं। एक तो होता है कि दो छोटी बूंद मिलेंगी और एक बड़ी बूंद बनाएंगी। एक केस इसका अपोजिट है, एक बड़ी बूंद है उसको दो छोटी बूंद में आपने तोड़ना है। तो थोड़ा सा कंसेप्ट से समझिएगा, अगर आप बड़ी बूंद को छोटे पार्ट्स में तोड़ना चाहेंगे तो आपने अपनी तरफ से एनर्जी डालनी पड़ेगी इसमें टेम्परेचर के रूप में। तो जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे आपने अपनी तरफ से डाला है। ठीक है। दूसरा केस क्या है, दो छोटी छोटी बूंदें हैं वो मिलकर के बड़ी बूंद बनाएंगी, यानी कि जैसे ही ये मर्ज होंगी यहाँ पे टेम्परेचर रिलीज होगा, यहाँ से टेम्परेचर बाहर की तरफ आएगा। इसमें क्या करा था, टेम्परेचर अंदर की तरफ दिया था आपने, एनर्जी दी थी, यहाँ से एनर्जी बाहर की तरफ आएगी, बाहर की तरफ टेम्परेचर आएगा, इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताप के बढ़ने पर द्रव का स्पर्श कोण, यानी कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एंगल ऑफ कांटेक्ट पे उसका क्या इफेक्ट आएगा। एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो एक चीज़ देखिए, एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगी। अब सरफेस टेंशन डिक्रीज हो गया, देखिए
तो देखिए सरफेस टेंशन हमारे पास डिक्रीज हो गया। इसका मतलब है कि वो जो भी लिक्विड है, जैसा भी लिक्विड है, वो अब जो सॉलिड सब्सटेंस था उसको गीला नहीं कर पाएगा। गीला नहीं कर पा रहा, इसका मतलब है कि उसका जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, एंगल ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज हो गया। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का, ये राइट ऑप्शन है। थैंक यू। आज के वीडियो में इतना ही।